कहानी की शुरुआत एक पुरस्कार बच्चे से होती है। शुरू में इस बच्चे का नाम मालूम नहीं होता। कुछ किरदार हैरानी से कहते हैं, ये इंसान का बच्चा है। अगर ये पिंजरे में है तो या तो ये किसी मुसीबत में है या खुद एक मसला है। यहाँ पता चलता है कि बच्चा कैद में है और कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक उड़ता हुआ सफ़ेद मखलूक की मदद से जेस्ट को पता चल जाता है कि बच्चे को किसी ने बर्बाद कर दिया है। अब मोरा की एंट्री होती है। मोरा बहादुर और हमदर्द किरदार है। वो बच्चे से कहती है, देखो बच्चे, डरो नहीं, मेरा नाम मोरा है। मैं कल्ट ऑफ द ड्रैगन ने पकड़ लिया था। हम तुम्हें इससे आज़ाद करने के लिए ओरेल के पास जा रहे हैं। यहाँ पहली बार कल्ट ऑफ द ड्रैगन का जिक्र होता है, जो बच्चे को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करने चाहते थे। दूसरी तरफ कुछ किरदार कहते हैं, इसकी होंठों को तो देखो, ऐसा लगता है कि वो अंधेरे की किताब से जुड़ा हुआ है। ये इशारा देता है कि बच्चा शायद किसी जादुई या शैतानी ताकत से मुतासिर है। मोरा बच्चे को अपने साथ ले जाती है। बच्चा बताता है इसके अंदर कोई शैतानी ताकत है जो इसके जहन के साथ खेल रही है। मोरा का मिशन है बच्चे को उस महफूज मकाम ओरियल तक ले जाना। फिर एक खतरनाक लम्हा आता है जब कोई मखलूक करीब आती है और सब चीखते हैं, नहीं आगे मत बढ़ो, पीछे हटो, वो आ रहे हैं। वर्ल्ड के लोग हमला कर देते हैं। एक लम्हे को लगता है सब मारे जाएंगे, मगर मोरा हिम्मत नहीं हारती। वो बच्चे को तसल्ली देती है, मेरे साथ चलो बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो ओरियल के पास जब पहुंचते हैं, मोरा बताती है कि बच्चे के दिमाग पर शैतानी ताकत का गहरा असर है। ओरियल कहता है कि तुम्हारे नेक दिली की वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। दूसरी जानिब बाकी साथी कल्ट से लड़ रहे होते हैं। ओरियल बच्चे के अंदर से बुरी ताकत को निकालने की कोशिश करता है। वो इस ताकत को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। बच्चा ठीक हो जाता है। ओरियल कहता है, ये जो भी चीज़ है काफ़ी ख़तरनाक है, मानना पड़ेगा तुम इतने सालों तक इसे अपने अंदर रख कर जीते रहे। फिर बुरी ताकत ओरियल को अपने काबू में कर लेती है। ओरियल को चीरते हुए 5 मुंह वाला ड्रैगन बाहर निकल आता है। हर ड्रैगन के पास अलग तरीके से हमला करने की सलाहियत होती है। वो सब पर हमला कर देता है। बच्चा जादुई सुनहरी हाथ की मदद से सबको बचाता है। इस एपिसोड का पैगाम इत्तेहाद, दोस्ती और अपने अंदरूनी ताकत को कबूल करना है। एक नौजवान मार्शल आर्ट्स फाइटर अपने बाप के कातिल से बदला लेने निकलता है, लेकिन ये इंतकाम उसे बहुत महंगा पड़ता है। कहानी की शुरुआत एक बूढ़ी औरत के पकौड़ों की दुकान से होती है। हमारा हीरो एक नौजवान लड़का उससे पूछता है कि इसके पकौड़े इतने मज़ेदार क्यों हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहती है, मैंने इनमें अपनी ज़िंदगी के 60 साल डाले हैं। लड़का उससे पूछता है, इतनी लंबी मेहनत, क्या ये सब कुछ वाकई काबिल कदर था? ये सवाल बाद में उसकी अपनी ज़िंदगी का आईना बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का एक नाइट क्लब में दाखिल होता है। यहाँ वो शॉन नामी एक ख़तरनाक शख्स को ढूंढने आया है, जो इसके वालिद का कातिल है। वो कई गुंडों से लड़ता है, लेकिन आखिरकार मारा जाता है। लेकिन फिर एक जादुई तवीज़ की मदद से वो दोबारा ज़िंदा हो जाता है। लेकिन हर बार मौत के बाद उसकी कमर पर मौजूद एक सिक्का टूट जाता है और वो उम्र में बड़ा हो जाता है। पहली मौत के बाद वो थोड़ा सा बड़ा लगता है, दूसरी के बाद दरमियानी उम्र का हो जाता है, और जैसे जैसे वो मरता जाता है वो एक बूढ़ा शख्स बन जाता है। लेकिन अब वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि शॉन उसे पहचान भी नहीं पाता। हमें ये लड़ाई स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाती, लेकिन ये वाज़ेह होता है कि वो अपना इंतकाम ले लेता है। अब वो दोबारा उस बूढ़ी औरत की दुकान पर आता है, लेकिन अब वो खुद भी एक कमज़ोर लरजता हुआ बूढ़ा बन चुका है। बूढ़ी औरत उसे पहचान नहीं पाती और समझती है कि शायद ये उसका दादा है। हीरो उसी सवाल को दोहराता है, आपने इन पकौड़ों में अपनी ज़िंदगी के 60 साल डाले, क्या ये वाकई काबिल कदर था? बूढ़ी औरत खामोशी से इसका हाथ थामती है और नरमी से पूछती है, ये बात तुम ही बताओ। ये लम्हा पूरी कहानी का खुलासा है। ज़िंदगी एक लड़ाई है, लेकिन हर लड़ाई जीतनी ज़रूरी नहीं होती। बाज़ औक़ात हम इतने आगे निकल जाते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास थीं वो भी खो बैठते हैं। एल्स्ट्रॉम अपनी अजीम फ़ौज के साथ एक पुरस्कार जजीरे अटर्नम को फ़तह करने निकलता है। उसका ख्वाब है कि वो इस जजीरे पर कब्ज़ा करके इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाए, लेकिन रास्ते में एक खौफनाक तूफ़ान आ जाता है। ज़बरदस्त लहरें जहाज़ को तोड़ देती हैं और पूरी फ़ौज समंदर में गर्क हो जाती है। सिर्फ एल्स्ट्रॉम और उसका वफादार मुशीर सिकोवला इसी तरह ज़िंदा बच निकलते हैं। जब वो दोनों होश में आते हैं तो वो खुद को जजीरे के किनारे पर पाते हैं। हैरत अंगेज़ बात ये होती है कि उनके सारे ज़ख्म गायब हो चुके होते हैं, जैसे कभी कोई चोट लगी ही ना हो। कोवला एल्स्ट्रॉम को बताता है कि ये अटर्नम है, यहाँ जो मरता है वो दोबारा ज़िंदा हो जाता है। एल्स्ट्रॉम खुशी से झूम उठता है, अगर मैं मर ही नहीं सकता तो ये बादशाही मेरी है। वो फैसला करता है कि वो मौजूदा हुक्मरान बादशाह ज़ीमा को चैलेंज करे। ऐलान होता है कि जो ये जंग जीतेगा वो जजीरे का नया बादशाह होगा। एल्स्ट्रॉम बहादुरी से लड़ता है, लेकिन ज़ीमा उसे मार देता है। मगर कुछ देर बाद वो फिर साहिल पर आंखें खोल देता है, जिंदा और सही सलामत। खुश होकर वो दोबारा जंग करता है, मगर फिर हार जाता है। एक बार, 2 बार, 3 बार, हर बार वो मरकर जिंदा होता है, मगर जीत फिर भी उससे दूर रहती है।
سکوبلا اسے سمجھاتا ہے آپ ہار رہے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے وطن میں جیتنے کی عادت ڈال دی گئی تھی۔ وہاں سپاہی جان بوجھ کر آپ کے آگے جھک جاتے تھے۔ یہاں ہر کوئی حقیقت میں لڑتا ہے، لیکن ایلسٹرون سچائی سننے سے انکار کرتا ہے۔ وہ غصے میں سکوبلا کو ڈانٹتا ہے۔ مایوس ہو کر وہ جزیرے کے پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے تاکہ کسی طاقتور جادوگر سے مدد لے سکے۔ ایک جادوگر اسے طلسمی زرہ اور ایک چمکتی ہوئی تلوار دیتا ہے، لیکن شرط لگاتا ہے اگر تم ہارے تو تمہاری روح میری ہوگی۔ ایلسٹروم یہ شرط قبول کرتا ہے اور واپس زیما کے محل کی طرف جاتا ہے۔ وہ ایک بار پھر لڑتا ہے، اب پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر، مگر تقدیر کے کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ وہ پھر شکست کھا جاتا ہے۔ اس بار زیما اسے دیکھ کر تاج اتار کر زمین پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے لو، اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو یہ کھوکھلا تاج تم رکھ لو۔ ایلسٹروم تاج تو حاصل کر لیتا ہے مگر خوشی کہیں نہیں ہوتی۔ خاموشی سے تاج کو گھورتا ہے اور افسوس سے کہتا ہے یہ تاج بیکار ہے جب تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو۔ پھر وہ تاج کو پگھلا کر سکوبلا کے لیے ایک مصنوعی بازو بناتا ہے۔ وہ سکوبلا کے پاس واپس جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے تم ہی میرے اصل ساتھی تھے، میں اندھے غرور میں سب کچھ کھو بیٹھا۔ آخری منظر میں دونوں دوست ایک نئی شروعات کرتے ہیں، اب کسی تخت یا تاج کی خواہش کے بغیر۔ لالچ، انا اور بدلے کی آگ انسان کو کھا جاتی ہے۔ سچا شہنشاہ وہی ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہو، نہ کہ صرف طاقت کا پجاری۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بادشاہ بننا عظیم نہیں، اصل عظمت اچھا انسان بننے میں ہے۔ سپیس کی تاریک گہرائیوں میں انسانوں نے ایک نئی دنیا آباد کی۔ یہ دنیا روبوٹس نے بنائی۔ اندھیرے میں ایک کان کی جگہ دکھائی دیتی ہے۔ بڑے بڑے مشین روبوٹس پتھر توڑ رہے ہیں۔ یہ ہیں مائننگ روبوٹس جو انسانوں کے لیے خطرناک جگہوں پر کام کرتے ہیں۔ اگر بدلے میں انہیں کیا ملا؟ غلامی۔ وہ ان بے زبان مشینوں کو استعمال کرتے ہیں، انہیں توڑتے ہیں اور کچرے کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ مگر ان میں ایک ایسا روبوٹ ہے جو اپنے دماغ کی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ اس کا نام ہے زان۔ وہ یہ سب دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر ایک سوال جاگتا ہے، کیا ہم صرف لوہے کے ٹکڑے ہیں؟ اچانک سیکیورٹی آتی ہے اور وہ سب روبوٹس کو پکڑ کر ایک بڑے ایرینا میں لے جاتی ہے۔ یہاں ایک خطرناک مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ ایرینا میں شور مچتا ہے اور سٹیج پر گیم ماسٹر آتا ہے۔ اونچی آواز میں اعلان کرتا ہے خوش آمدید انریل ٹورنامنٹ میں۔ یہاں روبوٹ اور گلیڈیٹرز موت تک لڑیں گے۔ پہلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے۔ روبوٹس ایک دوسرے اور دشمن گلیڈیٹر سے لڑتے ہیں۔ یہ روبوٹس گر جاتے ہیں۔ زان دیکھتا ہے کہ صرف طاقت سے جیتنا ممکن نہیں۔ وہ سوچتا ہے جیتنے کے لیے دماغ بھی چاہیے۔ اگلے میچ میں زان اپنی ٹیم کو ہدایات دیتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم ادھر جاؤ، میں یہاں سے حملہ کروں گا۔ زان کی ٹیم ایرینا کی چھت پر موجود ایک پرانے روبوٹ کو ٹھیک کرتی ہے جو ایک بڑا راکٹ گرا کر دشمنوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے اور زان کا نام مشہور ہونے لگتا ہے۔ آخرکار فائنل میچ کا اعلان ہوتا ہے۔ سامنے آتا ہے نیکرس کپتان اور اس کی ایلیٹ گارڈز۔ یہ ماسٹر کہتا ہے آج سب کے سامنے زان کو ختم کیا جائے گا۔ لڑائی شروع ہوتی ہے۔ زان زخمی ہوتا ہے لیکن ہار نہیں مانتا۔ وہ کنٹرول روم کو ہیک کر لیتا ہے اور پورے اسٹیڈیم کو نظام پر قابو پا لیتا ہے۔ زان کہتا ہے بس اب ختم۔ اسٹیڈیم کی لائٹس چمکتی ہیں، گارڈز ایک ایک کر کے گر جاتے ہیں۔ آخرکار نیکرس کپتان بھی ہار جاتا ہے۔ ہجوم شور مچاتا ہے۔ زان اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر زور سے کہتا ہے ریبل، اور پورا ایرینا ایک ہی آواز میں دہراتا ہے ریبل ریبل۔ یوں ایک روبوٹ جو غلامی سے نکلا تھا آج سب کا ہیرو بن جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔